वो थी मनुवादी व्यवस्था, जिसे हम वर्ण और जाति की व्यवस्था कहते हैं। परम पूज्य हमारे महापुरुष कांशीराम साहब इस व्यवस्था को इस पेन के समान बताते हैं। इस पेन के समान बताते हैं कि इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू थी, ऐसी खरी व्यवस्था समाज में लागू थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य था और सबसे नीचे शूद्र था। तो साथियों, शूद्रों में भी सबसे बड़ी विडंबना देखिए इस वर्ण और जाति की व्यवस्था में कि नारी जाति किसी भी वर्ण और जाति की हो, नारी जाति का स्थान इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे था। नारी को कोई अधिकार नहीं था। तो साथियों, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध से लेकर के और अम्बेडकर तक जितने भी हमारे महापुरुष हुए, सारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष को संविधान में समाहित किया और संविधान के माध्यम से हमें समता का, स्वतंत्रता का और न्याय का अधिकार दिया, हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें वोट का अधिकार दिया। तो साथियों, संविधान में यदि हमारे लिए कोई चीज है तो क्या चीज है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और वोट का अधिकार। संविधान में ये बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं, इन अधिकारों के कारण आज हमें इंसानियत का दर्जा मिला है। साथियों, जब संविधान नहीं लागू था तो हमारा समाज कीड़े मकोड़े की जीवन जीता था। इन मनुवादी ताकतों को, जिनके आज हम 15% लोग कहते हैं, उनके हमारे खेत खलिहानों में काम करते थे, उनके जानवरों को चलाते थे। लेकिन परंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जब संविधान नहीं था तो चमार के घर में चमार ही पैदा होता था। कौन होता था? चमार पैदा होता था। लेकिन साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण आज चमार के घर में कलेक्टर और एसपी पैदा होता है, आज बिहार का सांसद पैदा होता है। ये ताकत है संविधान की। इसलिए साथियों, इस संविधान की ताकत को हमें समझना होगा। और आज देश के अंदर क्या कहते हैं कि संविधान खराब है, और ये मनुवादी लोग संविधान को जलाते हैं, उसकी प्रतियां जलाते हैं, उसकी होली जलाते हैं और संविधान में संशोधन करके संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं। और ये कमजोर क्यों करते हैं? इनको कमजोर करने की ताकत कहाँ से आती है, ये बात हमें समझनी होगी। ये संविधान को कमजोर करने की ताकत हम लोग उनको देते हैं। कैसे देते हैं? वोट से देते हैं। हम उनको वोट दे करके उनकी सरकार बनाते हैं और फिर वो सरकार में जाकर के हमारे ही बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो ताकत दी है, क्या ताकत दी है कि एक वोट, एक कीमत और एक व्यक्ति। इस देश के अंदर हर व्यक्ति की वोट की कीमत एक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे छत्राणी हो, चाहे चमारी हो। ऐसा नहीं है कि छत्री को 10 वोट करेंगे और चमार के 1 वोट करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको समान कर दिया संविधान के तहत। तो साथियों, जब संविधान नहीं था तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था। क्या होता था? रानी के पेट से राजा पैदा होता था। चाहे चोरी हो, कलंकी हो, लंगड़ा हो, लूड़ा हो, बलात्कारी हो, चोरी हो, कैसा भी हो, यदि रानी के पेट से पैदा हुआ है तो वो राजा बन जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को रानियों की नस्बंदी कर दी। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब पेट की पेटी से, वोट की पेटी से राजा पैदा होता है। तो राजा पैदा करने की ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है। तो आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर के मौके पर हम लोगों को बाबा साहब के संविधान की गौरव गाथा करने के साथ साथ उसमें जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को समझने की जरूरत है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा पाखंड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पाखंड, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, पाखंड भरा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, इस धरती पर जब संविधान नहीं था, बाबा साहब का संविधान नहीं था, तब भी इस देश के अंदर देवी देवता ठेकरी थे, तब भी थे, तब भी दुर्गा थी, काली थी, जितनी भी देवियां थी सारी देवियां थी। लेकिन हम लोग कभी इंसानियत का जीवन नहीं जी पाए। हम कभी डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, किसान, दरोगा, तहसीलदार, पटवारी नहीं बन पाए। सारी देवियां थी, सारे भगवान थे, सारे पाखंड था और हमारे परमेश्वर की पूजा करते रहे। लेकिन हमें कभी भी मानवता का दर्जा नहीं मिला। तो साथियों, जो कुछ भी हमें मिला है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। इस संविधान से मिला है। यदि कोई ये साबित कर दे, यदि कोई
ये कह दे किसी भगवान के कारण, किसी देवी देवता के कारण मैंने कपड़े पहने हैं और मैंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और मैं अधिकारी बना हूँ, तो मैं जीवन भर कभी कपड़े नहीं पहनूंगा और मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो कुछ मैं बना हूँ, आज मैं सूट बीट टाउन में आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, तो केवल और केवल परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण बना हूँ। तो साथियों, हमें इस पाखंड को, इस मूर्ति पूजा को हमें इसको छोड़ना होगा। हमारी माता बहनें बैठी हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो डर है देवी का, भूत का, मसान का, हमारी माता बहनों को होता है कि बच्चों को मसान लग जाएगा, देवी लग जाएगी, उसकी बलि चढ़ाना है, उसकी पूजा करना है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी 48 साल की उम्र हो गई और मेरा नाम रावण है। इस देश के अंदर रावण की हर साल होली जलाई जाती है, जिसका पुतला जलाया जाता है, जिसको बुराई का रूप माना जाता है। साथियों, मेरे पिताजी ने, धन्य है मेरे पिताजी, मेरी माता, जिन्होंने मेरा नाम रावण रखा। और सोचिए, उनको ये डर नहीं था, उनको यह डर नहीं था कि भगवान उसे मार देगा, कोई देवी देवता उसे मार देगा, सांप उसे काट देगा, एक्सीडेंट में वो मर जाएगा। लेकिन साथियों, मैं 48 साल का हो गया, मैं तो नहीं मरा, मुझे किसी शक्ति ने नहीं मारा। अगर कोई शक्ति है तो कुदरत की शक्ति है, और कुदरत में जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूर होता है। कोई देवी देवता के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, हमें डरना नहीं है, इन पाखंडों से निकलना है। मैं अपनी माता बहनों से कहना चाहता हूँ, इन ढोंग से, पाखंड से बाहर निकलिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, एक दिन का भोजन कम खाइए, फटे कपड़े पहनिए, अपने दूसरे कामों को रोक दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आप पूजा पाठ में, पाखंड में जितना पैसा खर्च करते हैं, उस पूरे पैसे को बचाइए, अच्छा खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा कपड़ा पहनिए। इसलिए साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है। और अपनी वोट की ताकत को समझिए। जब तक हम वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, इस दिशा में अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे, तो अन्य अत्याचार, शोषण से, बलात्कार से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी माता बहनें बैठी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कहानी। मुझे नहीं पता आपकी तरफ लोग कथा कराते हैं कि नहीं कराते हैं, लीलावती करावती कथा कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं क्या सत्यनारायण की कथा? कराते हैं क्या? कितने लोग हाथ उठा रहे? सत्यनारायण की कथा, लीलावती की कथा कराते हैं, और उसमें हम किसको बुलाते हैं कथा पढ़ने के लिए? पंडित जी को बुलाते हैं। और कथा कराने से लाभ किसका होता है? कैसे लाभ होता है? क्योंकि ऐसे लाभ होता है कि जिस दिन हम कथा कराते हैं, उस दिन क्या होता है कि हम काम पर नहीं जाते, और हमारे घर के मुखी और माता जी घर में बढ़िया लीपा पोती करके, सफाई करके, बत्ती लगा करके बैठ जाते हैं कि आज तो हमें कथा करानी है। और साथियों, उस दिन हम 200 रुपये की अपनी मजदूरी का काम नहीं करते, तो 200 रुपये का हमारा नुकसान होता है। फिर क्या करते हैं कि हमने सत्यनारायण की कथा, लीलावती की कथा पंडित जी ने पढ़ दी, एंटीना धारी ने। किसने पढ़ दी? किसने? एंटीना। किसने पढ़ दी? एंटीना धारी ने। किसने? एंटीना धारी ने। अरे भाई बोलिए, किसने? एंटीना धारी ने। एंटीना धारी। जब एंटीना धारी आता है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, हमारा बच्चा उससे पैर पड़ता है। हम बुद्धि से अपने आप को वही गिरवी रखेंगे। और फिर उसने कथा सुनाई, और कथा के बाद हमने उसको क्या दिया? क्या देते हैं हम उसको? क्या देते हैं? हम उसको देते हैं सीधा। सीधा बोलते हैं थाली में। क्या देते हैं सीधा में? सीधा में देते हैं नमक, दाल, आटा, मिर्ची और नकद पैसे, घी देते कि नहीं देते? ये सारी चीजें उसमें देते हैं। इसलिए उसका नाम क्या है? सीधा। सीधा। कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ करना तो नहीं पड़ा एंटीना को, सीधा दे दिया, डायरेक्ट दे दिया। अब वो जाके घर पर खाना खाएगा। और उसने हमें क्या दिया? उसने हमें क्या दिया? जो उसने आग जलाई थी, जो उसने अगरबत्ती लगाई थी, उस अगरबत्ती की राख हमें दी। और उस अगरबत्ती की राख को हमारी माता बहन ने अपने थोड़ी सी चाट ली
अपने बच्चों को जगा दी, अपने पति को जगा दी और अपने घर में थोड़ी ऐसे कर दी कि सारी प्यार बौछार जो भी बला बला है वो सब दूर हो जाए। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि हमने उसको घी दिया, पैसा दिया, आटा दिया, दाल दी, चावल दी और उसने हमें क्या दिया? राख दी। अब सोचिए हम राख खा रहे हैं इसलिए हम काले कलर के हैं और वो घी खा रहा है इसलिए लाल चट्टा। हम सोचिए राख खाने वाले का दिमाग चलेगा कि घी खाने वाले का दिमाग चलेगा? तो हम इंतजाम कौन कर रहा है? अपनी ठुकाई का इंतजाम कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं। हम लोग खुद कर रहे हैं। अब हमने उसको पैसा दिया तो अपने बच्चों को बच्चे प्राइवेट स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ाएगा और पढ़ करके जब अधिकारी बनेगा तो डंडा के स्कूल को चलाएगा और हम अनपढ़ एग्जाम जो हमने अपनी पूरी कमाई उसको दे दी कि नहीं दे दी? इसलिए साथियों ये बहुत मैंने छोटी सी कहानी सुनाई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पिताजी ने मुझे ये बात समझाई थी इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई। तो साथियों ये धार्मिक पाठन से बिल्कुल बाहर निकलिए और पूरे एक एक पैसे को बचा करके बच्चों को पढ़ाइए और वोट की कीमत हमें समझनी होगी। आज वोट हम लोगों को हम सही दिशा में देने की जरूरत है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारे साथी ने संगीत में मेरे बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो डॉक्टर लिखता हूँ उसके लिए मैंने पीएचडी किया है। डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के चिंतन का मायावती के राजनीतिक दर्शन पर प्रभाव, इस विषय पर पीएचडी करने वाला मैं भारत का एकमात्र व्यक्ति हूँ। इसलिए साथियों मेरे अंदर कूट कूट करके बहुजन आंदोलन भरा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो दो राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं, दो राजनीतिक विचारधाराएं जो रही हैं, एक गांधी जी की और एक गोलवलकर की। एक गांधी जी की माने कांग्रेस पार्टी और गोलवलकर के माने आरएसएस बीजेपी। इन दोनों विचारधाराओं ने हमारा सिवाय शोषण के और कुछ नहीं किया है। इसलिए साथियों इन दोनों विचारधाराओं से हमें निकलना होगा और खुले साहु डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पे हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हमें अन्य अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। साथियों आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इन दोनों विचारधाराओं ने संविधान को कमजोर करने का काम किया है, हमें इन दोनों विचारधाराओं को रोक करके हमें महात्मा फुले, साहू महाराज कुर्मी, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारा सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि हमें मिलेगी। साथियों मनुष्य के जीवन में तीन ही चीज हैं, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि। तो साथियों आज 70 साल के संविधान के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मैं जिस विभाग में नौकरी करता हूँ जुडिशरी में, प्रोसिक्यूशन में ऑफर हूँ, आवेदन अधिकारी हूँ। तो साथियों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि संविधान क्या कहता है कि यदि छोटी सी कोई घटना हो जाए, कोई अत्याचार हो जाए तो आप थाने में जाइए और रिपोर्ट लिखाइए, यही कहता है हमारा कानून। लेकिन साथियों दुर्भाग्य है कि 70 साल संविधान को लागू हुए हो गए, लेकिन जब हमारा समाज का आदमी, SC ST OBC का आदमी, धार्मिक अल्पसंख्यक का आदमी जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो जितना अत्याचार शोषण उसका थाने के बाहर होता है उससे ज्यादा उसका अत्याचार और अन्याय उसके साथ थाने के अंदर होता है। ये संविधान लागू होते हुए ऐसा हो रहा है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और रिपोर्ट लिखाने के लिए हमें सामाजिक आंदोलन करना पड़ते हैं और थाने का घेराव करना पड़ता है और 100-200 लोगों को जाकर के थाने का घेराव करते हैं, तब जाकर के हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। साथियों इस देश में हमें इस बात को समझना होगा, आखिर ये देश कौन चला रहा है, किसके हाथ में है ये देश, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, किसके हाथ में ये सारी लगाम है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि ये 15% के जो लोग हैं, 15-85 के जो लोग हैं, साथियों कांशीराम साहब ने जैसा 15% लोगों को जिसको बताया, ये बात हमें समझनी होगी। आज भी इस व्यवस्था में जो लोग ऊपर थे, आज भी सारी संपत्ति लोगों के पास है, पूरी सत्ता इनके पास है, पूरे धन बल इनके पास है। ये बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आंकड़ा 71%, 71%, 71% देश की संपत्ति, देश का पैसा, 100 में 71% देश का पैसा मात्र देश के 9% लोगों पर है। किसके पास है? 9% लोगों के पास है। और ये 9% लोग कौन है? ये 9% लोग कौन है? इन 9% लोगों में एक भी ST का और OBC का या धार्मिक अल्पसंख्यक आदमी
नहीं है। तो ये कौन है? किसके पास है पूरी संपत्ति? किसने हड़प करके रखी है? जबकि संविधान में क्या है कि सबकी हिस्सा बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, ये धन धरती है, जो संपत्ति है उसमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो साथियों, ये हिस्सेदारी का मसला है सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, और पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक, और चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। जब हमारी हिस्सेदारी हमारे पास होगी तभी हमारा विकास होगा, तभी हमें सम्मान मिलेगा, तभी हमें सुरक्षा मिलेगी। साथियों, ये हिस्सेदारी का मसला है, और हिस्सेदारी का मतलब होता है आरक्षण। क्या होता है? आरक्षण। आरक्षण को हमें समझना होगा। जिस प्रकार से आरक्षण को बदनाम किया जाता है कि आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति अधिकारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अयोग्य व्यक्ति अधिकारी बन जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आरक्षण योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया नहीं है। आरक्षण सिर्फ हिस्सेदारी निर्धारण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से 100 जगह किसी विभाग में निकलेंगी तो उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए इतनी जगह होंगी, जनजाति के लिए इतनी होंगी, और ओबीसी के लिए इतनी होंगी। केवल उससे हिस्सेदारी का निर्धारण होता है, योग्यता का निर्धारण नहीं होता। योग्यता के लिए साथियों, हमारे समाज का बच्चा, हमारा व्यक्ति पहले स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर कॉलेज में पढ़ाई करता है, फिर जब जगह निकलती है तो उसका फार्म भरता है, परीक्षा देता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू देता है, फिर जब मेरिट में उसका नाम आता है तब जाकर के अधिकारी बनता है। वो वैसे सिंह अधिकारी नहीं बनता। लेकिन क्या विचार किया जाता है कि आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति जाते हैं। तो साथियों, जो लोग योग्यता की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, जब देश के अंदर क्या लिखने की बारी आई, रामायण लिखने की बारी आई, तो किसने लिखी? किसने लिखी? वाल्मीकि ने। वो कौन थे? वो शूद्र थे। तो साथियों, योग्य कौन है? शूद्र समाज का आदमी योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई शूद्र की तरह योग्य क्यों नहीं हुआ? जब वेद व्यास ने क्या लिखा? क्या लिखा वेद व्यास ने? महाभारत। जब महाभारत लिखने की बारी आई तो किसने लिखा? वेद व्यास ने। वो कौन थे? वो शूद्र थे। और जब भारत के संविधान को लिखने की बारी आई तो किसने लिखा? वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने लिखा। वो कौन थे? वो शूद्र थे। तो साथियों, योग्यता तो हमारे कण कण में है, हमारे रग रग में है। इस देश में जितने में सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने का जो काम करते हैं हमारे लोग करते हैं। कोई भी आपने 15% के लोग कभी आपको कहना मेहनत मजदूरी करते नहीं देते। तो साथियों, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ, इसलिए मैं महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान में 2 चीजें दी हैं। कौन कौन सी चीजें दी हैं? इलेक्शन और सिलेक्शन। आज बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं। इलेक्शन और सिलेक्शन, ये जो ताकत है, ये जो पेन में जो ताकत है, केवल 2 लोगों के पास होती है। या तो आदमी इलेक्ट होकर के क्या बन जाए? जनप्रतिनिधि बन जाए, या सिलेक्ट होकर के वो कोई अधिकारी बन जाए। उसकी पेन में ताकत होती है तो वो किसी का भला कर सकता है, किसी का नुकसान कर सकता है। तो साथियों, परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के संविधान के कारण हमें दोनों क्षेत्र में जाने का मौका मिला है। रिजर्वेशन से हमारे जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, और रिजर्वेशन से हम लोग अधिकारी कर्मचारी भी बनते हैं। लेकिन रिजर्वेशन को लेके बड़े पैमाने पर भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, और क्या कहते हैं कि आज तो देश में कलयुग आ गया है। क्या आ गया है? कलयुग आ गया है। कलयुग। तो मैं बताना चाहता हूँ क्यों कहते हैं कलयुग के बारे में? क्योंकि संविधान चल रहा है, और संविधान के कारण आज हमारा आदमी डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, दीवान, दरोगा, तहसीलदार, पटवारी बन करके और उनके बराबर में कुर्सी पर जब बैठ गया है तो क्या कहते हैं कि कलयुग आ गया है। इस संविधान के कारण और आरक्षण के कारण क्या कहते हैं कि कलयुग आ गया है। तो साथियों, सतयुग में तो इस देश के शूद्र वर्ण के अंदर, जिसे आज हमारे जाति जनजाति प्रजा वर्ग कहते हैं, सतयुग में तो इनकी यहाँ पूंछ लगी थी। क्या लगी थी? पूंछ लगी थी। ये जानवरों का जीवन जीते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण हमें इंसानियत का दर्जा मिला, आरक्षण मिला, तो हम आगे बढ़ गए। तो क्या कहते हैं कि आरक्षण के कारण देश में
कलयुग आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सतयुग में हम इंसान नहीं थे, हम जानवर थे, और कलयुग में हम इंसान बने, कलेक्टर और एसपी बने। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की धरती पर अनंत काल तक कलयुग रहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। हम तो कलयुग में इंसान बने हैं, सतयुग में तो हम जानवर थे, हमारे यहाँ पूछ लगी थी, हमें कभी इंसानियत का दर्जा नहीं मिला था। इसलिए साथियों तरह तरह के लिए भ्रांतियां फैलाते हैं कि देश में कलयुग आ गया है। कहाँ का कलयुग आ गया भाई? आज संविधान के कारण, आस्था के कारण देश आगे बढ़ रहा है। तो क्या कहते हैं कि देश पीछे जा रहा है। कैसे देश पीछे जा रहा है? देश पीछे नहीं जा रहा। जब ये 15% के लोगों का वर्चस्व कम हो रहा है, इनका एकाधिकार कम हो रहा है, तो क्या कहते हैं देश पीछे जा रहा है। देश पीछे नहीं जा रहा साथियों। जब ये खड़ी व्यवस्था में जो नीचे लोग जो दबे थे, वो जाति के आरक्षण के कारण जब वो लोग आगे बढ़े, तो जो ऊपर के लोग जब नीचे आने लगे, तो ये व्यवस्था हिलने लगी। तो क्या कहते हैं कि सिंहासन हिल रहा है भगवान का। साथियों सिंहासन तो हिलेगा क्योंकि वोट का अधिकार हमें मिल गया, और वोट के आधार से हम ऊपर जाने लगे। तो कह रहे हैं कि कलयुग आ गया है, देश पीछे जा रहा है। देश पीछे नहीं जा रहा। जब इस देश का 85% समाज आगे जाएगा, तभी देश आगे जाएगा। आरक्षण के कारण हम आगे जा रहे हैं, तो देश आगे जा रहा है, और हमारे आगे जाने से कभी देश पीछे नहीं जा सकता। बताइए हमारे आगे जाने से देश पीछे क्यों जाएगा? देश पीछे आएगा क्या भाई? देश का 85% समाज यदि पिछड़ा रहेगा, दबा रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तो 85% देश पीछे रहेगा, देश पिछड़ा रहेगा। जब 85% देश आगे बढ़ेगा तो सभी बढ़ेगा, जब 85% समाज आगे बढ़ेगा। तो साथियों ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हम लोगों को मिला है। हम उनकी गौरव गाथा गाते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। संविधान की हम संकल्प लें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ें। और साथियों मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न करते हुए 2-3 बातें आप लोगों को बताते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि साथियों हम डर के न जिए, हम डर के न जिए। इस दुनिया में हम आए हैं तो हम मरेंगे जरूर। कोई हमें मारेगा तो भी मरेंगे, और कोई नहीं मारेगा तो भी मरेंगे। इसलिए साथियों स्वाभिमान का जीवन जिए और सीना तान के जिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे साथ है। तो साथियों मैं कहता हूँ डराने वालों के लिए, किनके लिए कहता हूँ? डराने वालों के लिए कहता हूँ कि लोग हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं, और अपनी मूर्तों पर जाकर भी इस गांव में अकेला मेरा घर नहीं है। साथियों यदि वो मारकाट करना चाहते हैं, अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं, तो जब युद्ध छिड़ेगा तो केवल हम लोग नहीं मरेंगे, उनके लोग ज्यादा मरेंगे। उनकी संख्या कम है। यदि 15 और 85 का युद्ध हो जाए, एक तरफ 15%, एक तरफ 85% युद्ध हो जाए, और 15 यदि 15 वो हमारे लोगों को मारेंगे, 15 हमको मार देंगे, तो भी हम लोग 65 बचेंगे, 60 बचेंगे, 50 बचेंगे। उनका समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। हम क्यों डरें? क्यों डरें? ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, और वोट सबसे ज्यादा हमारा है। तो साथियों आज वो डराते किस लिए हैं? क्योंकि उनकी सरकार है, हमने उनको वोट दिया है, हमें उन्हें वोट देना बंद करना पड़ेगा, उनकी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो साथियों आज संविधान के मौके पर मैं आप लोगों से ये संकल्प चाहता हूँ कि ये गांधी और गोलवलकर की जो विचारधारा है, उनकी जो पार्टियां हैं, जो ताकत में जाकर के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का काम करती हैं, ऐसी विचारधारा को खत्म करने के लिए आप संकल्प लें कि अपने जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देंगे। बोलिए सहमत है कि नहीं सहमत है? तभी साथियों आप अपने संविधान को बचा सकते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज 65 साल के मध्य प्रदेश में 40 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, 40 साल से ज्यादा, और लगभग 18 और 20 साल अभी बीजेपी की सरकार को हो गए। और दुर्भाग्य देखिए कि बीजेपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, और 3 मुख्यमंत्री ओबीसी से आए हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में 14 से 27% आरक्षण लोगों को नहीं मिल पाया। क्या कारण है? जबकि 10% सवर्णों का आरक्षण, 10% सवर्णों का आरक्षण मात्र 72 घंटे में लागू होकर के पास होकर के और लागू हो गया, और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोर्ट के माध्यम से लटका दिया जाता है।
ये बात हमारे पिछले वर्ग के साथियों को समझने की जरूरत है कि हम इन मनुवादी पार्टियों को, इन मनुवादी विचारधारा को कब तक अपने सर पर ढोते रहेंगे। इसलिए साथियों, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन इस रूप से आप लोग 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। मैं केवल आप लोगों से ये 2 बातें कहते हुए कि आप डरे नहीं, ये देश हमारा है, क्योंकि ये 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? देश, संविधान, वोट और सरकार, ये 4 चीजें हैं। तो साथियों, ये देश हमारा है, पूरा इतिहास आप पढ़ लीजिए। हमारे पूर्व के इस देश के राजा महाराजा थे, हमारे देश, हम इस देश के मूल निवासी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश का मूल निवासी है और ये संविधान हमारा है, ये संविधान हमारे पुरखे ने लिखा है और इस लोकतंत्र में वोट हमारा ज्यादा है। ये 3 चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन 4थी चीज सरकार हमारी नहीं होने के कारण ये तीनों चीजें किसी काम की नहीं रहती और उनका डंडा हमारे ऊपर चलता है। तो साथियों, हम तीनों चीजों के मालिक हैं, लेकिन 4थी चीज हमें अपनी बनानी होगी। इस दिशा में हमें समझ विकसित करनी होगी। वोट की राजनीति आने वाले समय में हम करेंगे, क्योंकि बगैर वोट की राजनीति का कुछ भी होता नहीं है। इसलिए साथियों, क्यों? क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये राजनीति वह वास्तविक चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। तो साथियों, राजनीति हमें समझनी होगी। यही बात हमारे संत कबीर ने कही थी कि राजनीति ऐसी मीठी रसखान, वो शोषक जाको मरम न जाना और शोषक पीरे छान। तो साथियों, राजनीति बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। राजनीतिक दिशा हमें मजबूत करनी पड़ेगी, वोट की राजनीति हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर, मन मस्तिष्क के ऊपर ये बात कह दी गई, रामायण में चौपाई कही गई। क्या चौपाई कही रामायण में? कि कोई होगा निरप हमें कहानी, कोई होगा निरप हमें कहानी, वो तेरी जोड़ बने न रानी। ये इस तरह की मानसिकता हमारे दिमाग पर थोप दी गई कि कोई राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, और हम तो दलित हैं, हम तो दास हैं, हम तो गुलाम हैं, हम तो लाचार और मजबूर हैं, हम तो यही रहने वाले हैं। तो साथियों, आज वो समय नहीं है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आज हमारे पास वोट की ताकत है, आने वाले समय में वोट की राजनीति करेंगे और इन दोनों विचारधारा को प्रचार करके माता पुलिस साहब हमारे डॉक्टर अम्बेडकर और मानव कांशीराम साहब की विचारधारा का परचम हम मध्य प्रदेश में लहराएंगे। इस दिशा में हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से PF कार्ड के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, 6 महीने में कोरोना के कारण हमारे काम में कुछ रुकावट आई थी, लेकिन लगातार 1 महीने से मैं पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण पर हूँ। लगातार 15 दिन अभी जन संभाग में रह करके आया हूँ, अभी 8 दिन में सागर संभाग में रह के आया हूँ, अभी 3 दिन से मैं आपके सिंगरौली जिला में हूँ। 29 तारीख को मेरा कार्यक्रम ग्वालियर में है। निरंतर हम काम कर रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम डरने और झुकने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात सही है कि हम उनको बता देंगे कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो हम उसका हाथ उखाड़ देंगे। क्या उखाड़ देंगे? हाथ उखाड़ देंगे। इतनी ताकत बाबा साहब ने हम लोगों को दी है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, माता बहनों से, नौजवान बुजुर्गों से ये अपील करते हुए कि इन 3 चीजों पर अपनी समझ को डिस्कस करिए। एक तो पहली चीज है, हम अपने समाज के बच्चों को, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं सिंगरौली जिला अध्यक्ष को, एजाज के जो हमारे सम्मानीय भारती जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, पैगाम जी हैं, नाजी के तमाम हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, जो आज सिंगरौली जिला में निःशुल्क कोचिंग क्लास चला रहे हैं, बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायी कार्य है। इस हिसाब से हम लोगों को समाज में शिक्षा का प्रचार करने की जरूरत है और धार्मिक पाठन से हमें बहुत दूर जाना चाहिए, उसे बिल्कुल दूर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल किसी भी देवी दुर्गा भगवान से, पाखंड से, भूत प्रेत से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों के बीच में इसको एक बात कहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि किसी को भूत से डर लगता हो, मसान से डर लगता हो, किसी के पास आता हो, किसी को कहीं मिल जाए, तो उस भूत को, उस प्रेत को, उस आसमान को मुझे दे देना, मैं उसके बदले उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। कितने दूंगा? 1 करोड़ रुपया दूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझे उसे पकड़ के मुझे दे देना, मैं उसको यहाँ से ले जाऊंगा। इसलिए धार्मिक पाखंड से बाहर निकलिए और वोट की राजनीति करिए। वोट को आप किसी भी कीमत में
खिंचने नहीं देना। हमारे महापुरुष कांशीराम साहब ने कहा है तो वोट की रक्षा हमें कैसे करनी है, जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने वोट की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं किसी ने हमें दारू दे दी, किसी ने हमें मुर्गा दे दिया, किसी ने हमें लोन का लालच दे दिया, किसी ने हमें पैसा दे दिया, किसी ने हमें साड़ी दे दी। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप सब चीजें ले लो, साड़ी ले लो, पैसा ले लो और आप धमकी ले लो, दारू मुर्गा ले लो, धमकी ले लो, जो भी कुछ ले रहा है सब चीजें ले लो, लेकिन उसको वोट मत दो। जब आप उसको वोट नहीं देंगे उसकी सारी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी, सारी गुंडागर्दी उसकी खत्म हो जाएगी। तो साथियों, इन 3 चीजों पर हमारे हर पढ़े लिखे आदमी की माता बहन की जवाबदारी बनती है कि हम शिक्षा के महत्व को समझें, धार्मिक पाटन से बाहर निकलें और वोट की राजनीति को, वोट की ताकत को, वोट के महत्व को हम लोग समझें। आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर वोट की राजनीति करेंगे और इन दोनों विचारधाराओं को प्रचार करके हमारे महापुरुषों की विचारधारा का विजय का झंडा हम मध्य प्रदेश में लहराएंगे। इस संकल्प और इस वचन के साथ हम पूरे मध्य प्रदेश में PSI के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसमें SC, ST, OBC और धार्मिक समाज के लोगों को हम जोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में समर्थन मिल रहा है। आज आपके इस छोटे से गांव में इतना भव्य और शानदार और बहुत ही मार्मिक कहना चाहिए जो मुझे सम्मान मिला है, जो महत्वपूर्ण आपने आयोजन किया है। इस आयोजन के लिए भाई हमारे राठीवान जी, हमारे साथी शैलेंद्र शाह जी, हमारे आजाद के साथी, हमारे नाजी के साथी, भाई राजन जी, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे साथी गायक मंडल जी और हमारे बहनें जो संस्कृति जो प्रस्तुति जी संगीत की, इन सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए बधाई और शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देते हुए मैं सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम। मान्य रावण वनवास आप संघर्ष करें, बहुत मान्य रावण वनवास आप संघर्ष करें।